उनके विषय में जो भी लिखा है उस पर चर्चा का है। तो ये हमारे प्राचीन ग्रंथ तो बहुत सारे हैं। एक पूरा एक बहुत लंबी लिस्ट है। उसमें वेद भी हैं, उपनिषद भी हैं, ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, आरण्यक भी हैं। फिर इसके बाद धर्मशास्त्र हैं, हमारे महाकाव्य हैं, इतिहास ग्रंथ हैं और बहुत सारे ग्रंथ ऐसे आगम सूत्र हैं, तख्ती आ, मतलब जो देवियों के लिए तख्ती के ग्रंथ हैं। तो इसमें बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे गायों का वर्णन और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। और बना के हमारे में गाय का क्या स्थान रहा है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों गाय का संवर्धन जरूरी है, क्यों गाय का संरक्षण जरूरी है, और किस तरह हमारी सभ्यता और संस्कृति में गाय का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये सारी चीजों को समझने के लिए और उस पर बात करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूँ। मैं आग्रह आदरणीय ब्रिगेडियर साहब से आग्रह करूंगा कि इस विषय पे चर्चा की शुरुआत करें। आदरणीय ब्रिगेडियर डॉक्टर राजा राम यादव। जी, सभी को नमस्कार। मुझे तो लगता है बहुत कम लोग जुड़े हैं। चलो आगे जुड़ जाएंगे। आज का विषय गाय तो है ही, उसके साथ भारतीय संस्कृति, धार्मिकता, आधा आध्यात्मिकता आदि में भी इनका क्या क्या महत्व रहा है। और आपने बता ही दिया कि ग्रंथों में कहाँ क्या मेंशन है। वैसे जो ग्रंथों में से पहले हम अगर हमारी सभ्यता जो डेवलप हुई है उसमें बात करें तो ऐसा जहां नहीं सुनाई दे मुझे बता देना। ऐसा अनुभव किया जाता है कि करीब 12,500 साल पहले ये कृषि का और गौपालन का काम सबसे पहले गौपालन का हुआ था। क्योंकि गाय प्राइमरी उस टाइम ज्यादा, और हमारे भारतीय क्षेत्र में गाय का इसका डेवलपमेंट सबसे पहले और सबसे ज्यादा हुआ। तो गाय का पालन सबसे पहले, जिसको हम आज डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं या जिसको हम परिवार का हिस्सा मानते हैं, वो सबसे पहले गाय का हुआ। उससे पहले गाय का भी शिकार करते थे, मांस के लिए खाते थे। फिर जैसे जैसे उसका उसके गुणों का पता लगा तो उसको हमने परिवार के साथ रखना छोड़ दिया और प्राइमरी दूध के लिए उपयोग किया। और दूध के साथ साथ उसका और भी डेवलपमेंट हुआ, चाहे गोबर हो चाहे मूत्र हो। और दूसरा मेन रूप उसका हुआ उसके बैल का, बैल के लिए ही मतलब पोषण, कृषि और पर्यावरण से रिलेटेड। शायद उसमें टाइम पर्यावरण का ज्यादा इशू नहीं होगा। तो उनसे रिलेटेड उसमें गुणवत्ता डेवलप हुई या उसमें पाई गई, वो एक सब्जेक्ट है कि उस टाइम उसके इन तीनों प्रोडक्ट में ऐसी गुणवत्ता थी जो मनुष्य के लिए, प्रकृति के लिए बहुत ही अच्छी थी। तो ऐसा शुरुआत होते होते फिर करीब हमारा ऋग्वेद सबसे पहला ग्रंथ मानते हैं वेदों में। तो वो साढ़े कितना टाइम हो गया होगा, 7-7.5 हजार साल पहले। तो ये जो 5,000 से ये जो डेवलपमेंट हुआ, उसमें उसका गोपालन को ये समझना शुरू हो गया और लिखना भी शुरू हो गया कि भाई ये गाय बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इसका महत्व बहुत बड़ा है। और इसको पवित्र पशु भी कहने लगे। और जीवन के मूल्यों और आध्यात्मिक से लेके इसका दूध, गोबर, मूत्र सभी को पवित्र माना गया। एक्चुअली पवित्र थे भी वो। क्यों क्यों थे कि वो हर एक चीज किसी न किसी यूजफुल पे बनी थी। गुण में दूध में वो गुणवत्ता थी जो मानव जीवन के लिए ये तीनों चीजें जरूरी थी। प्रकृति के लिए, धरती को सुधारने के लिए उस टाइम भी होगा। तो इसका और इसका कुछ, क्योंकि ये इतना मिक्स हो गई है परिवार के साथ, मानवता के साथ, तो इसका बिहेवियर, इसकी चेतना और इसमें से इसमें
आध्यात्मिक और शांति टाइप का संदेश देती थी। अपने बच्चे को प्रति इतना स्नेह और प्रेम था, तो इससे परिवार में भी वो इसी तरह भी वो चीजें डेवलप हो गई। अब गाय की सेवा और गाय का उत्पादों का प्रयोग, ये आध्यात्मिक से भी माने जाने लगे, क्योंकि थे ही उसमें गुणवत्ता ज्यादा। तो सबसे पहले वेदों में, ऋग्वेद में इसको जीवन दामिनी भी कहने लगा, पाप नाशनी भी कहने लगा। और गोपालन की प्रतिक्रिया को, गोपालन के आधुनिक तरीके उसको बहुत अच्छा मानने लगा कि भाई ये तो एक ऐसा है, इसको आपने पालन करना चाहिए। और वापसी गाय के लिए अब क्या समस्या हो गई है कि गाय की नस्लों को सुधार जो उस टाइम हुआ था, क्षेत्र वाइज डेवलप हुई थी, उसमें खराबी आ गई। तो ये गुणवत्ता में भी सभी चीजों की खराबी आ गई। तो उसको वापस लाने के लिए तो ऐसा दिखता है कि कुछ सरकारी योजनाएं भी, बाजार की मांग अब दोबारा से उठी है कि इनको वापस लाए। तो वापस लाने का तरीका तो गौपालन को परेशान करे और इसकी उन गुणवत्ता को वापस लाए और बाजार। आपकी आवाज चली गई ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब, आपकी आवाज चली गई। कुछ नेटवर्क का दिक्कत है उनकी तरफ से। मैं हाँ, इसका प्रतीक भी माना गया। मैं दोबारा आ रहा, आवाज तो थोड़ा सा पूरा कर लूं। जी। और इसके साथ साथ इसका धार्मिक इसलिए जुड़ा कि सभी चीज इनको प्रयोग में आने लगी, सभी प्रकृतियां में और ज्यादातर क्रिया में शुद्धता और दिव्यता दिखाई देने लगी। जैसे गोबर में दिव्यता होना, मूत्र में दिव्यता होना बाकी जानवरों में नहीं होता था। और उस टाइम में बाकी जानवर इतने ज्यादा डेवलप भी नहीं थे। जैसे भैंस का डेवलपमेंट तो अभी बहुत कुछ ही समय पहले हुआ है। और बकरी और आदि का भी, गाय प्राइमरी पहले से ही डेवलपमेंट है। तो वेदों में, यज्ञों में और धार्मिक अनुसंधानों में इसका घी का प्रयोग, घी प्रैप्स इसी का अवेलेबल था और उसमें शुद्धता भी थी। तो वो समृद्धि संपन्न और धार्मिक जो भी काम करते थे उनमें सबका इसी का प्रयोग होने लगा। घी है, चाहिए पंचगव्य है, चाहिए बाकी है। फिर पंचगव्य का उपयोग हुआ, फिर इसमें इसके इसके प्रेम, गाय में जो पुराने लोग हैं अभी भी है वो गुण कुछ। तो उसमें अहिंसा, मतलब ये किसी को मारना मुरना नहीं, और करुणा और ये सब भी जुड़ा। और धार्मिक और सामाजिक ता में भी इसका, गाय का महत्वता बड़ी। ऋग्वेद में तो ऐसा कहा गया है कि पृथ्वी का आभूषण है गाय, क्योंकि ये तो सभी बाकी जीवों के लिए खाने से लेकर पृथ्वी को दोबारा से, मिट्टी को दोबारा से उसी बनाने में इसका योगदान रहा। और जितने वेस्ट में है मटेरियल है इसके गोबर से, उसको दोबारा से किया जा सकता है। ऋग्वेद में अर्थवेद में ये भी कहा गया कि ये विश्व की माँ है, क्योंकि सबको संभालने में काम आती है। यजुर्वेद में गाय सेवा और संरक्षण को धर्म माना गया। और कामधेनु, सुरभि और ये कुछ ऋषियों का जिक्र है। वशिष्ठ और इनकी कहानियां हैं, राजा विश्वामित्र कि इनका क्या उपयोग था, अपने आश्रम में रखते थे और उस पर लड़ाई भी होती थी, जो भी कुछ है। ये इस तरह का विषय आया। अब इससे अभी हम क्या सोच रहे हैं कि अभी तक तो मेरी समझ में आया है, धार्मिक को भी देखते हुए, और धार्मिक में उन्होंने यही माना है कि इनमें इनमें गुणवत्ता। ब्रिगेडियर साहब, आपकी आवाज फिर से कट गई, डिस्कनेक्ट हो गई।
ये थोड़ा कटरा है। तो इसकी जी जी। सेवा करने में भी और यज्ञों में जो उपयोग होता था, यज्ञ हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट थे। और मनोवैज्ञानिक शांति मिलती थी इसके साथ रहने में, और ध्यान और योग में ये अच्छा आया। तो फिर गोदान का विषय आगे बढ़ा कि भाई इसका ही दान करना चाहिए हमें, औरों की चीज की बजाय। तो आपको पता ही है कि शादियों से लेके सब जगह ज्ञान की। तो ये इसके पदार्थ जो दूध तो पोषक के लिए हो गया, और बाकी पवित्रता और शुद्धिकरण के लिए जैसे हवन में भी जो पदार्थ लेंगे, तो ऐसा ऐसा माना गया, और ये होता भी था, मैं भी इसी को मानता हूँ कि जैसे पंचगव्य है, उसका धार्मिक अनुसंधान में हर यज्ञ करना है तो उसका प्रयोग घरों में जहाँ रसोई बनती है या जहाँ मंदिर वगैरह है जहाँ पूजा पाठ करनी है, तो इसके गोबर का लेप लगाना, मूत्र का छिड़काव करना, तो ये पवित्रता और इसके लिए भी आया। और सांस्कृतिक व सामाजिक में भी इसका फिर बहुत योगदान हो गया। गौशाएं खुलने लगी, और समाज सेवा इसकी माने जाने लगी कि गाय का गौशाला खोलोगे जो ऐसा वो समाज सेवा है। अब गाय का कृष्ण भगवान ने भी गौ संस्कृति का उसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इंद्र देवता ने, जो इंद्र को वेदों में बड़ा देवता माना गया है, लेकिन कृष्ण भगवान ने तो उसके प्रकोप से गाय की रक्षा की, लोगों की रक्षा की। तो ऐसे भी कुछ चेंज आया। तो ये सब चीज होते हुए मैं ऐसा समझता हूँ कि गाय के इन सब गुणों में उसके गुणवत्ता के कारण क्यों डेवलप हुआ, इस पे तो बहुत ज्यादा बात की जा सकती है। तो ये था। अब गाय की सेवा क्या है, अब दो इश्यू है। एक तो गाय की सेवा क्या है कि गाय की देखभाल ठीक हो, भोजन पानी और आश्रय, और उसके सुरक्षा, स्थान का सुरक्षित स्थान पर रखना, और उसकी सुरक्षा जो बीच बीच में गड़बड़ हुई। और गाय का कल्याण क्या है, हम गाय का कल्याण केवल पूजा ना समझें। उस टाइम पूजा मानी जाती थी क्योंकि उसमें इस गुणवत्ता के कारण थी। पर उसकी सुरक्षा, पानी, भोजन, एनवायरनमेंट अच्छा देना, आश्रय देना, और प्रजनन को उसी उसी का जो नस्ल है उसी की तरफ ले जाना, ये आज के लिए गाय का कल्याण होगा। तो कुछ मिथक भी बने। सूर्य केतु नाड़ी को बताया गया थे तो सूर्य से ही है, वैज्ञानिक तथ्य में ये ठीक नहीं है। वो उसका इम्यूनो बूस्टर है, उसके प्रोटेक्शन बचाती है, उसको एडजस्ट करने में हमारे जैसे देश में ये हेल्प करती है जो गर्म है और जिसमें ज्यादा नमी है। और जहरीले पदार्थ खाएगी गाय तो अमृत बन जाएंगे उसके शरीर में, बिल्कुल मिथ्या है। और ऐसा कुछ नहीं बदल सकती गाय, वो भी एक प्राणी है। देवी देवता उसमें निवास करते हैं, ये भी देवी देवता आज के जो उस टाइम देवी देवता समझे वो झूठ नहीं है, वो सत्य है। पर वो आज के माइक्रोब्स हैं जो ही इसकी सारी गुणवत्ता लाते हैं। और गोबर में लक्ष्मी का निवास है, ये भी माइक्रोब्स के कारण है जो धरती को साफ करते हैं। तो इस तरह की बातें हैं। अब मेन मुद्दा जो आपको आगे डिस्कस करना चाहिए कि गाय के उत्पादन में गुणवत्ता को वापस कैसे लाएं, इसका क्या रास्ता है। तो पारंपरिक विधि को भी ध्यान में रखते हुए, और इसका प्राकृतिक भोजन दें, इसको खुली हवा में रखें, देखभाल करें, संवर्धन करें, नस्ल सुधार करें, और इनके सारे गुणों को रह जाए। इसके बीच में दो दो चीजें, एक चीज मेन मुश्किल हो गई है कि बैल का प्रयोग खत्म हो गया है। तो कुछ जितना भी हमसे हो सके उतना करें, नहीं तो हम गायों की बछियाओं की जैसे माना गया है उनकी बढ़ोतरी करें, और इसको दूध की तरफ ले जाएं। इसको, और इसके गुण हैं, गोबर में अच्छे गुण है, उसमें भी संवर्धन की जरूरत है, और मूत्र में भी संवर्धन की जरूरत है, और उसके बिहेवियर और चेतना में भी संवर्धन की जरूरत है, उसकी तरफ बढ़े। धन्यवाद। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आप। हमारे साथ कई और साथी जुड़े हुए हैं जो गायों पे ही काम करते हैं। आ, इसमें क्योंकि भारतीय आ, धार्मिक साहित्य, आध्यात्मिक साहित्य की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम वेद काल से शुरू करते हैं तो वेदों में गाय का कई जगह मतलब महिमा मंडन है उनका, वो है। गायों को वेदों में आदित्यों की माता बोला गया है, वसुओं की पुत्री बोला गया है,
प्रजा की आत्मा बोला गया है, अमृत की नाभि बोला गया है। इसको ये भी बोला गया है कि ये वर्षा और अन्न उत्पादन का स्रोत है। तो अगर हम इस लाइन को ही थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं कि वर्षा और अन्न उत्पादन का कैसे स्रोत हो सकती है, तो इसका मतलब जो इसके गोबर आ, और गौमूत्र से जो खाद बनती थी उससे अन्न का उत्पादन अच्छा होता था। तो कुछ उस दिशा की तरफ इंगित किया गया है। ऋग्वेद में इनको देवी की संज्ञा दी गई है गायों को। देवी आदिति। आदिति का मतलब होता है जीवन की दाता, जीवन को देने वाली। तो गाय जो थी वो दूध भी देती थी, अन्न उत्पादन में भी वृद्धि करती थी। तो इस तरह से हमारी संस्कृति में उसको इतना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। उसका दूध और उसके दूध और दुग्ध उत्पादों का से जो लाभ थे, हर तरह के लाभ थे। आ, इस वजह से हमारी संस्कृति में उसको इतना स्थान प्राप्त था वैदिक काल से। क्योंकि वैदिक काल से पहले कुछ भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। और अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री को भी पढ़ें तो वेद से प्राचीन कोई भी ग्रंथ नहीं मानते हैं। तो मतलब हमारी संस्कृति में इसको उच्च स्तर का सम्मान मिला हुआ है। फिर इसमें एक जब समय बढ़ा आगे, ब्राह्मण काल आया, ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए, आरण्यक ग्रंथ रचे गए, उपनिषद रचे गए। उसमें भी स्थान वही रहा। हाँ, लेकिन कुछ ग्रंथों में, कुछ क्या एक ही ग्रंथ था जो आ, जिसमें कि गाय के विषय में कोई एक 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 वृत्तांत है, कोई एक छोटा हिस्सा है जिसमें कि आ, आजकल के कुछ लोग क्लेम करते हैं कि उसमें बोला गया है कि गाय गाय खाई भी जा सकती है, खाई मैं गायों को खाता हूँ, इस तरह का कुछ संस्कृत का कोई एक संदर्भ से लोग उसको बोलते हैं। आ, वो बात इसलिए भी सही नहीं जचती है क्योंकि उसी ग्रंथ में अन्य जगहों पर उसके ठीक उलट की बातें की गई हैं। तो उसको प्रक्षेप या फिर उसको रॉन्ग इंटरप्रिटेशन की संज्ञा देकर आ, बात आगे बढ़ जाती है। तो जो वेद काल से बात आगे बढ़ी वो ब्राह्मण ग्रंथ, और ब्राह्मण ग्रंथ से जो आरण्यक और उपनिषदों की रचना हुई, वहां तक हर जगह गाय का वही स्थान था। आरण्यक और उपनिषदों में गाय का खैर उतना जिक्र नहीं है क्योंकि वो आत्मा और अंतरात्मा और ये जो आध्यात्मिक विषय है उस पर ज्यादा चले गए, तो गाय का कम जिक्र है। फिर जो हमारे धर्मशास्त्र है, धर्मसूत्र बने और धर्मशास्त्र बने, पुराण बने। पुराणों में तो यहाँ तक बोल दिया गया कि इसमें इसके शरीर के हर अंग में देवी देवता है। पुराण का कोई हमारे रिलीजियस उससे कोई ज्यादा विशेष संबंध नहीं है। ये इसको आप कहानी समझ सकते हैं। कहानियां जिसमें कि उन्होंने धार्मिक पुट पुट भी डाले, लेकिन इसमें काफी सारी चीजें ऐसी थी जो लोगों ने व्यक्तिगत अपने सोच को उसमें डाल करके बढ़ाया। तो 18 पुराण और फिर कई सारे उप पुराण रच दिए गए। उसमें भी बहुत सारी कहानियां अलग अलग पुराणों में सेम ही चीज की कहानियां हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से लिखी गई। तो कहने का मतलब है कि पुराण जो थे वो कहानियों का एक स्वरूप थे। उसमें नैतिकता और ये सब डालने की कोशिश की गई थी, कहीं कहीं अनैतिकता भी घुसेड़ दी गई। लेकिन फिर भी पुराणों में भी और शास्त्रों में भी, धर्म शास्त्रों में भी देवताओं का वास बोला गया। कामधेनु का जिक्र हुआ। कामधेनु एक ऐसी गाय थी जो मतलब लोगों की इच्छाएं पूरी करती थी, जो भी मांगो वो मिलता था। फिर इसी में धर्म का प्रतीक भी बताया गया पुराणों में। अब धर्म का कौन
से प्रतीक है, तो उसके जो पैर होते थे, पैरों को धर्म का प्रतीक के तौर पर प्रदर्शित किया गया कि ये जो इसके चार पैर हैं, ये धर्म के चार स्तंभ हैं। सत्य, दया, आ, तप, और ऐसे कोई एक और था, हाँ, दान। ऐसे कुछ चार थे। तो ये धर्म के प्रतीक के तौर पे दिया गया। देखिए, पुराण जो है वो उनमें जो स्टोरियां हैं, जो उसमें बातें हैं, वो मेटाफोरिक फॉर्म में है। मेटाफोरिक, तो वो मेटाफोर में क्या होता है कि किसी बात को कहने के लिए कुछ एक स्टोरी गढ़ी जाती है और कुछ वो होता है। तो वो मेटाफोरिक फॉर्म में होने की वजह से अगर आप उसका सीधा स्पष्ट मतलब लेना चाहेंगे तो वो बैठेगा नहीं। तो ये इस वजह से पुराण का आजकल बड़ा मजाक भी बनता है और उनकी कहानियों का भी बड़ा मजाक बनता है। तो थोड़ा सा ये है, तो पुराणों में भी ये हमारी बात आई, फिर महाकाव्यों में बात आई। हमारे जो महाकाव्य थे, रामायण था, महाभारत था, और जो महाकाव्य रचित हुए, उनमें भी ये आई। आपने शायद आपको मालूम हो, एक राजा दिलीप, तो राजा दिलीप जो थे ये इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे, भगवान राम के वंशज ही थे। तो राजा दिलीप जो थे, इन्होंने अपनी प्राणों की आहुति गाय की रक्षा के लिए दे दी थी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सांस्कृतिक दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण था गाय का हमारे समाज में स्थान। फिर आ, ऐसे ही और कुछ सारे उदाहरण हैं, कई सारे उदाहरण हैं। जैसे कि परशुराम और आ, एक ऋषि थे, उनकी लड़ाई हुई थी। परशुराम, मैं गलत बोल रहा हूँ, विश्वामित्र और वशिष्ठ की लड़ाई हुई थी, गाय चोरी हुई, उसमें भी यही कुछ मामला था। फिर एक ऋषि होते थे सत्यकाम जवाली, उनका कहना उसमें कहानियों में ये था कि उनको ज्ञान ही गाय की वजह से प्राप्त हुआ था। तो इतना गाय का जो था हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म, दर्शन, अध्यात्म में, ये हमारे धर्म और हमारी संस्कृति में इतना महत्वपूर्ण उसको स्थान प्राप्त था, और आज भी है। लेकिन विसंगतियां, काफी चीजें आ चुकी हैं और काफी चीजें आज के परिदृश्य में बदल भी चुकी हैं। तो गाय सिर्फ एक पशु नहीं, ये तो सब लोगों को मानना होगा। और यही बातें आगे भी समाज में हम लोगों के माध्यम से जाएं कि गाय सिर्फ एक पशु नहीं है, उसकी स्थान हमारे समाज में शुरू से ही पशु से कहीं ऊपर उठकर एक देवी का, एक जीवनदायिनी शक्ति का, एक पवित्र उसका रहा है। तो बस मुझे इतना ही कहना है। आ, हमारे बीच में अन्य साथी हैं, क्योंकि जब हम समाज की सोच बदलने की बात करते हैं, तो सोच बदलने के लिए ये जरूरी होता है कि हम हर दृष्टिकोण से लोगों को समझाने की स्थिति में आए। और उसी लिए धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और अगर ये हम समझ लेंगे तो शायद दूसरे भी समझ पाएं। इतना ही कहना है। प्रतीक जी, आगे जैसा आप आगे बढ़ाएं, और मदन लाल जी आप बढ़ाएं। प्रतीक जी, जी मदन लाल नमस्ते जी। सभी को। बहुत कुछ आ गया है अब इसमें। जब ऐसी बातें सुनते हैं तो थोड़ा अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, तो बोलने लायक कुछ रहते नहीं है। जी। काफी कुछ आ गया है आध्यात्मिक दृष्टि से गाय का महत्व और उसका जो अ, उल्लेख है, वो कुछ कहना नहीं है। मदन लाल जी, आदरणीय मदन लाल जी, आप तो गाय की इतनी सेवा करते हैं, थोड़ा आप भी बताइए। हाँ, गाय का जो महत्व जो है ना ये, उसमें तो ये बताया गया है, गाय के अंदर जो सभी देवी देवताओं का वास है। तो गाय तो ऐसा है कि हर घर में
अगर गाय को अगर रखा जाता अपने खूंटे में तो उस घर का जो वातावरण जो वैसे भी शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि गाय के गोबर और गौमूत्र जो है ना, इसी में ही जो है सब कुछ समाया हुआ है। और बाकी गाय का जो घी है ना, उसमें भी देखो सूरज की जो किरणें जो होती है उसके गाय की नथ के ऊपर पड़ती हैं ऊपर, तो उसी से देखो घी, गाय का जो घी होगा वो बिल्कुल पीले रंग का होगा। प्योर देसी नस्ल की गाय जो है उसका जो है बिल्कुल पीले रंग का उसको आएगा घी के ऊपर। तो ये तो एक किस्म की वो औषधि है, क्योंकि ये तो औषधि है। गौ गौ जो गौवार्क बनता है वो भी एक औषधि है। गोबर, जो गोबर के भी देखो ऑर्गेनिक खेती करते हैं उसमें भी अच्छी पैदावार हो सकती है। तो गाय का तो महत्व जो है ना, गाय को तभी तो मैंने पीछे भी लिखा था, पीछे बताया था मैंने, क्योंकि मैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया में भी हूँ, उसमें मैं प्रतिनिधि हूँ। तो हम तो कहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय जो है ना, गाय माता का जो है दर्जा दिया जाए। तो हर गौ वंश की रक्षा तभी होगी जब गाय का महत्व जो है ना सबको अगर बताया जाएगा। तो ऐसा है कि इसमें तो बड़े बड़े गौ रक्षक दल भी बने हुए हैं, गौ रक्षा के ऊपर कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में जो है ना गाय का जो महत्व जो है ना इसको जो है पूरा नहीं समझ पा रहे हैं कोई भी। जैसे श्री कृष्ण ने देखो गाय के ऊपर देखो कितना बड़ा अपना वृंदावन मथुरा में देखो, ये वो जगह अभी भी विराजमान है। है रमन जगह का नाम, वहाँ की गायें जो है कि श्री कृष्ण ने वहाँ गायें चराई हुई हैं, तो ये शास्त्रों में है ना, ऐसे मनगढ़ंत तो थोड़ा लिखा गया है, तो है इसमें प्रूफ है वो सारा। अभी वहां देखा हमने गाय के गोबर के छोटे छोटे वो कमरे बनाए गए हैं, गोबर से उनको पूरा बनाया गया, तो उसमें किसी भी किस्म का कोई ऐसा कीटाणु जो है ना, कोई वायरस ऐसा नहीं वहाँ क्या कहते हैं एंटर कर सकते। इसलिए वहाँ ऋषि मुनि जो है अपने बड़े बड़े महापुरुष जो है, जो वहाँ अपनी तपस्या में लिए ना तपस्या कर रहे हैं। तो ये गाय का एक महत्व है। अभी मेरे पास भी 150 के करीब दूसरी है गायें, तो बाकी नंदी भी है मेरे पास, टोटल 185 के करीब मैंने इस टाइम गौ वंश की जो है नेशनल सुरक्षा के रूप में कार्य कर रहा हूँ मैं, हिमाचल प्रदेश में जिला मंडी में। धन्यवाद। हाँ जी बोलिए जी। हाँ जी अब शेख जी बोलिए, आप आगे। धन्यवाद मदन लाल जी। एक हमारे साथी हैं जिनका नाम सत्य प्रकाश जी है, अभी उन्होंने एक किताब लिखी है। ये जी लिखी नहीं है, कंपाइलेशन है। आप अपने को म्यूट कर लीजिए मदन लाल जी। अच्छा। जी जी। ये कंपाइलेशन है। कई जगह से उन्होंने जानकारी जुटाई और किताब का नाम दिया है गौवाद, काउइज्म। तो तो उस प्रकार वो प्रोवाइड हमें करवा दो, कैसे क्या है उसको नहीं मदन जी। मेल करके उसको करके। जी हाँ जी। मदन जी, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। हाँ, इसमें मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ क्या क्या उसमें लिखा। इसमें ये पेज नंबर 20 पे लिखते हैं कि गाय में द्रव्य दिव्य ब्रह्मांडीय उपस्थिति है। और ये ऋग्वेद के 6वें मंडल के 28वें अध्याय का पहला श्लोक वर्णित करते हैं कि वो देव स्वरूपिणी है, सदा सूर्य की ओर निहारती है गाय। ये ऋग्वेद का है। मैं आगे आगे अथर्ववेद का एक आ, श्लोक बताता हूँ, जो पहले मंडल का 16वां अध्याय का चौथा श्लोक है। वो ऐश्वर्य का स्रोत बोलते हैं। फिर इसी तरह से उपनिषद में आ, गाव गावो सर्वस्य भूतानाम गाव सर्व लोकानाम, ये बृहदारण्यक उपनिषद है। ये इसमें लिखा है इसके बारे में कि गाय जो है वो समस्त लोगों की प्रतिनिधि है। फिर इसके बाद ये बात पुराणों में आती है, तो महाभारत में लिखा जाता है कि गावो विश्वस्य मातरः, ये अनुशासन पर्व में है जो महाभारत है।
तो उसके अनुशासन पर्व में ये दिया गया है कि गाय जो है वो विश्व की माता है। भागवत पुराण में पृथ्वी को ही गाय बता दिया गया है कि पृथ्वी जो है वो गौ रूपणी है। और जैसे गाय पे अगर वो होता है, जैसे दिखाई भी दे रहा है कि गाय की स्थिति अच्छी नहीं है, पृथ्वी का भी स्थिति अच्छी नहीं है, पृथ्वी पे भी लूट मार मची हुई है, गाय का भी तिरस्कार हो रहा है और ये कलयुग चल रहा है। तो ये भागवत पुराण का कथन है। जब धर्म दुर्बल होता है तो गाय भी दुर्बल हो जाती है, ये भागवत पुराण कहता है। इसी तरह के कई सारे और पुराणों में लिखा है, जैसे कि जो पद्म पुराण है उसमें लिखा है कि गाय समस्त कामनाओं की पूर्ति करती है। भागवत आ, पुराण में तो पूरा भागवत ही श्री कृष्ण जी और गायों के इर्द गिर्द ही है। तो मतलब हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उन सभी में गाय को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है। और अगर हम इनको पढ़ना चालू करें तो ये जो हमारे सत्यप्रकाश जी हैं, इन्होंने करीबन करीबन 35 पेजों में सारे वो श्लोक दिए हुए हैं कि कहाँ पर क्या लिखा है गाय के बारे में। अर्थवेद में क्या लिखा है, ऋग्वेद में क्या लिखा है, सामवेद में क्या लिखा है, यजुर्वेद में क्या लिखा हुआ है, सुश्रुत संहिता में क्या लिखा हुआ है, आ, ऐसे ही बाकी जगह पे क्या लिखा हुआ है, चरक संहिता में क्या लिखा हुआ है, हमारा पराशर स्मृति में क्या हुआ है, मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है, गरुड़ पुराण में क्या लिखा हुआ है, मत्स्य पुराण में क्या लिखा हुआ है, भविष्य पुराण में क्या लिखा हुआ है, और अग्नि पुराण में क्या लिखा हुआ है, भागवत पुराण में क्या लिखा हुआ है, ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है, यजुर्वेद में क्या लिखा हुआ है, सब सारी चीजें मतलब इन्होंने एक जगह पर लाकर सभी को बताने का प्रयास किया है। तो मैंने आपको ये इसलिए बताया कि गाय के ऊपर कितना सारा लिखा गया है हमारे साहित्य ग्रंथों में। ये अगर हमें मालूम है तो हमारे सोचने का दृष्टिकोण बदलेगा, और अगर हमारा बदला तो शायद हमारे समाज का ही बदलेगा। और गाय के प्रति चेतना जो पनपेगी, जो बनेगी नव चेतना, उससे गायों की स्थिति और पर्यावरण की स्थिति, सभी चीज की स्थिति बेहतर होगी। तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। ये इसके वो हैं। अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। महात्मा गांधी जी ने भी गायों के ऊपर काफी कुछ बोला है। हमारे बीच में मदन मोहन जी हैं। मैं आग्रह करूंगा मदन मोहन जी से कि महात्मा गांधी का जो गायों के प्रति दृष्टिकोण था उसके बारे में बताएं, और अन्य प्रसंग भी दें जो कि महात्मा गांधी जी से हटके हैं। आदरणीय मदन मोहन जी। नमस्कार जी, अभिषेक जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज इस समय कर्नाटक गडग में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत एम्पावर पंचायत राज की पंचायत डिपार्टमेंट की ही एक यूनिवर्सिटी है, उसमें हूँ। और बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ ज्वाइन करने में। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि हमको गायों का पालन जो है दूध के लालच के लिए नहीं करना है। गाय के दूध के ऊपर बछड़े का पहला अधिकार है। अब यदि गाय के दूध पर बछड़े का अधिकार हम मानते हैं और फिर भी गौ पालन करते हैं, तो गाय किस तरीके से सर्वहितकारी है, इसको समझते हुए ही गांधी जी ने गौ पालन की बात कही है। अब बाकी तो आप इतना बोल चुके हो गाय के ऊपर, तो इतनी सी बात में महात्मा गांधी जी ने जो ये कहा
कि गाय के दूध के लिए गाय को नहीं पालना है, गोवंश की। जी जी। तो लालच हमारे मन में गाय के दूध के प्रति होगा, तो जब गाय दूध नहीं देगी तो उसका तिरस्कार भी होगा, और तिरस्कार होगा तो गौ रक्षा नहीं हो पाएगी, गौवंश की रक्षा नहीं हो पाएगी। तो गांधी जी ने समझाने का तरीका जो है वो बिल्कुल निराला है। गाय की महिमा की बजाय वो ये कहते हैं कि हमको बिना लालच के गाय की पालना करनी है। यदि उस बात के ऊपर गौर किया जाता तो शायद आई गाय की दुर्दशा वो नहीं होती, क्योंकि महात्मा गांधी जी के काल में गाय की वो दुर्दशा नहीं थी जितनी आजाद भारत में उसके बाद हुई है। जी। हाँ। तो तो महत्वपूर्ण बात बताइए आपने। आप कर्नाटका के कौन से जिले में हैं? गडक गडक जिला है। गडक जिला में महात्मा गांधी गड़क रूरल डेवलपमेंट पंचायत राज गड़क यूनिवर्सिटी है। जिला, गड़क जिला नहीं होगा, जिला कोई और होगा। जिला गडक ही है, गडक इज ए डिस्ट्रिक्ट। ये किसके पास पड़ता है? ये किसके पास पड़ता है अब इतना मैं नहीं जानता, लेकिन वही तो वो आपको बता देगा गडक के नाम से ही है। और यहाँ पर ऑल इंडिया पंचायत परिषद की 18वीं राष्ट्रीय बैठक हो रही है। 13 और 14 दिसंबर को होनी थी, आज अभी संपन्न हुई है। तो कल रात को मेरा यहाँ से वापसी का टिकट है, और हम 17 को सवेरे दिल्ली पहुंचेंगे, 15 की रात को चल के। ये ऑल इंडिया पंचायत परिषद, जिसमें वाल्मीकि प्रसाद सिंह जी जुड़े हुए हैं। हाँ, वाल्मीकि जी भी हैं, और ये आपके सुबोध कांत साहे जी, दोनों के बीच की टसल भी है। सुबोध कांत साहे जी जो है कि ये निर्देशन में ये कार्यक्रम हो रहा है, और हम्म। सुबोध कांत साहे जी की इसी ऑल इंडिया पंचायत परिषद की बैठक में मेरे को यहाँ आज बोलने का भी मौका मिला। मैंने अभी आपके ग्रुप में अपने बोलने की भी फोटो डाली है, और उस हम्म। ग्रुप के अंदर वो आज जो मंच से मैंने बोला है, मैंने कहा कि आज ऑल इंडिया पंचायत परिषद की बैठक के अंदर मैं वन लाइन में बोल रहा है, हम्म। विद ए होप दैट all political parties and their symbols will be removed from EVM हम्म। for a free and fair election. That is the duty of election commission. हम्म। ये था चरखे का भावार्थ, जो आपने मेरी पीपीटी में देखा है वो भी मैंने आज बोला। जी जी। और इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट पे मैंने बोला कि ये पश्चिम की जो संस्कृति है वुमेन एम्पावरमेंट की, उसकी बजाय फैमिली इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अवर सोसाइटी विच कैन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट. So we have to talk about family empowerment. If they really want to give any representation to the women, they can make a simple rule that all elected representatives, women or men, whatsoever it may be, they can bring their spouse in the parliament, and we can have double seat system in the parliament. 50% representation will be given to the women without any divide and rule game of East India Company. जी। तो ये 3-4 विषयों पे मेरा था। 2 मिनट ही दिए गए थे मेरे को बोलने के लिए। 2 मिनट पे चरखे का भावार्थ, वुमेन एम्पावरमेंट और फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इस पे 3-4 विषय थे मेरे। वो बाकी सब तो अभी और देख के फिर याद आ जाएगा क्या बोला क्या नहीं बोला। बाकी ये 3-4 विषयों को मैंने 2 मिनट में अच्छी तरह समझा, और पूरी यूनिवर्सिटी ने, ऑल इंडिया पंचायत परिषद ने मेरी बात को ध्यान से सुना, तारीफ भी की। होगा वही जो राम रच राखा। कर्नाटक जो है पंचायत एम्पावरमेंट की दिशा में नॉर्थ भारत से सैकड़ों गुना आगे है, और ये पंचायत राज की ही यूनिवर्सिटी है जिसमें हम आज यहाँ बैठे, और महात्मा गांधी जी के नाम से ही ये यूनिवर्सिटी है। पंचायत पे हम लोग और बात कर लेंगे, आज गायों पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो ठीक है। मदन जी, मैं तो बतला रहा था कि मैं यहाँ हूँ, और इस विषय पर ही जो आपका था वुमेन एम्पावरमेंट भी पे भी मैंने बोला, इलेक्शन सिस्टम फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए भी बोला। जो भी ये बातें हैं, इस सब के लिए हमने एक एक दो दो लाइन में अपनी नहीं, बात अभी रखी। थोड़ा सा अगर हम गायों की बात कर रहे हैं तो इस ढंग से बात हाँ, करते तो हैं। गाय के विषय पे तो मैं बोल चुका
कि गाय का अभी यदि हम हाँ, सुनिए तो निस्वार्थ आप, भावना से पालन करेंगे सुनिए तो। सुनिए सुनिए, मैं कुछ कह रहा हम्म। हूँ। हाँ हाँ। कर्नाटक में जहां पर आप हैं, यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है। कांग्रेस मतलब महात्मा गांधी। और ये दुर्दशा है कि हम्म आपको हर नुक्कड़ पर गाय के मीट की दुकान मिल जाएगी। हम्म और बहुत सारी दूसरी राज्यों की गाय कटने के लिए इधर आती हैं। अब मुझे हम्म याद आ गया, गडक कहाँ पे, गडक धारवाड़ में पड़ता है। धारवाड़ हम्म जिला होता था, उसी से शायद ये इसको काट के कभी बनाया गया होगा। हाँ। तो स्थिति ये है कि गायों की स्थिति कर्नाटक में कम से कम तो नहीं सही है। बहुत ज्यादा वो है वहां पर। वहां का जब सीएम ही खुलेआम प्रमोट करता है कि मैं तो, बिल्कुल बिल्कुल स्थिति खराब है। लेकिन जब हमने ये कहा कि रीलोकलाइजेशन और डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी होना चाहिए, ग्राम और जिला पंचायत को अधिकार होना चाहिए इन सब विषयों पे चर्चा, डिसीजन लेने का, तो वो जो विषय सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के अंदर स्टेट गवर्नमेंट मिसयूज करती है, चाहे वो पश्चिमी प्रभाव में कहो चाहे कैसे भी नहीं, कहो। विषय हम तो बदलना नहीं चाहेंगे कि हम हम्म उस बिल्कुल नहीं करेंगे। धन्यवाद। ठीक। ब्रिगेडियर साहब, धनंजय जी, गोपाल जी, गोपाल जी के जी पास भी बहुत जी विषय जी। जी, गोपाल जी, अ, ब्रिगेडियर साहब जी। हाँ जी सर। अ, जी जो हमारा विषय चल रहा है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है। जो हमने जानकारी प्राप्त कर ली, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। एक बात उभर के बिल्कुल आती है कि गाय में, जैसे मैंने बताया, 12-13 हजार पहले डेवलप हुई और पहला ये जो जानवर था जो आदमियों के संघर्ष उसमें आया, फिर इसका डेवलप हुई, इसका मल्टीपल यूज हुआ। उस टाइम ये इसमें गुणवत्ता थी। ये गुणवत्ता थी, क्या आज है? क्या चेंज आई? हम इस गुणवत्ता को वापस कैसे लाएं? उस टाइम जो गौपालन का सिस्टम था वो आज नहीं है, या वो सुविधा आज नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। तो ये सबको जानते हुए हम किस तरफ बढ़ें कि गाय में वो गुणवत्ता भी आए, और ऐसा आज के युग में या आज के दिन में ऐसा सिस्टम भी हम कैसे अडॉप्ट करें कि ये गुणवत्ता वापस आए और गाय का पालन भी हो। जैसे गाय का पालन में कई प्रणालियां थी। पहले जंगल में चरती थी, फिर घरों में आई, फिर ये गौशाला बाद में बनी, वो सेवा के लिए बनी थी। अब हम वापस उस तरफ जाने के लिए एक दिन में तो नहीं हो सकता, या 1-2-5 साल में नहीं हो सकता, पर कोशिश तो करें। ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि गाय में वो गुणवत्ता थी जो आज हम केवल जिक्र कर रहे हैं, और आज की गाय में नहीं है। कुछ गायों का छोड़ दीजिए, आज की जनरल गाय में नहीं है। तो क्यों खराब हुआ? उसमें क्या चारे की अवस्था थी, अब क्या हो रहा है? तो क्या गाय का जो प्राकृतिक वैसे तो ये प्रकृति का प्राचीन व्यवसाय है। गौपालन मीन्स एनिमल्स, और भी एनिमल हो सकते हैं, पर पहले गाय की संख्या ज्यादा थी, वर्ल्ड में भी ज्यादा थी। हमारे देश में तो ये जो हम्प वाली कैटल कहते हैं वो करीब 60% थी। तो प्रारंभिक चरण में तो गाय का शिकार तक भी हुआ होगा, मनुष्य के लिए, यहाँ नहीं तो कहीं और। बाद में दूध जी के लिए इसका उपयोग हुआ। अभी मदन मोहन ने जो कहा था, गांधी जी ने ये कहा, गाय का दूध तो बछड़े के लिए है। गाय का दूध बछड़े के लिए जरूर है, लेकिन गाय की इतने दूध में इतनी क्वांटिटी है, वो बछड़ा पी ले तो बछड़ा ही मर जाएगा। तो ये भी डेवलपमेंट हुआ। और गाय का जब बछड़ा घास खाने लगेगा तो उसमें इस दूध की उपयोगिता ज्यादा नहीं रहेगी। तो ये तो पोषण तो मानव के लिए है, डेवलप हुआ है या प्रकृति ने दिया है। ये बात तो हमें मान के चलनी चाहिए। और दूध के बगैर आपको कोई भी गाय नहीं पालेगा, इकोनॉमिक वायबल ही नहीं होगी, केवल गोबर गौमूत्र से नहीं होगी। फिर तो ये गाय एक वाइल्ड एनिमल की तरह रह जाएगी। तो दूध के लिए जरूरी है गाय का पालन। तीसरा चरण आया खेती के लिए, बैल को ट्रेंड किया गया और बैल में का जो खेती के लिए आया। चौथा चरण आया कि हमारी सांस्कृतिक, धर्म और आध्यात्मिक ना जुड़ा। जब इसमें इतने अच्छे
गुण थे, तो वो इसके साथ जोड़ा गया और जोड़ना चाहिए भी था। अब पालन पोषण के चरण है कि ये जो पालतू आया, फिर व्यवसायीकरण हुआ उत्पादों का, और भविष्य की नीति क्या हो, हम अपने लेवल पे सोच सकते हैं। ये बिल्कुल गुणवत्ता है नहीं है, इस पर ज्यादा बहस की जरूरत ही नहीं है। हम तो उसको वापस ले जाना चाहते हैं ना, उस तरफ हो। तो उसमें हमें जो जिस विचारों की सोचने की बात है, वो है कि पहले तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये नस्ल तो बिगड़ी हुई है ना, कोई विदेश से भी आई है, कोई उस तरह भी आई है, कोई हमने भी बिगाड़ी है। हमने अलग अलग गाय को अलग ध्यान नहीं दिया, हमने बैल जो तगड़ा होता था उसके है तो दूध कम हो गया, जैसे कि बता रहे हैं साहब। तो नस्ल सुधार पहला स्टेप है। अब बैल की ज्यादा जरूरत नहीं है तो दूध के लिए नस्ल सुधार है, गोबर के लिए नस्ल सुधार है, मूत्र के लिए नस्ल सुधार है। अब इसमें जो चारा, जैसे पहले खुली चरती थी, बहुत अच्छा चारा मिलता था, तो चारे की गुणवत्ता में सुधार लेना है। क्या देंगे, कैसे देंगे? आप चारा ही नहीं हो तो फिर कैसे गाय पलेगी? और स्वास्थ्य एक और इम्पोर्टेंट है। दुनिया भर की बीमारी गाय में भी होती है। अब हम ये कहें कि नहीं, गाय में तो प्राकृतिक शक्ति है, गुणवत्ता है, उसमें बीमारी नहीं होती, तो इसको क्या मानोगे? आज गाय 90% जितनी गौशालाओं में है, ये सर्वे है और झूठ नहीं है, और टीबी भी है। 90% गाय तो बीमार है, उसमें क्या होगा? किसी में प्रयोजन नहीं होता, किसी में नहीं होता। और पालकों का जो पालन है उनको ही ज्ञान नहीं। पालन का तो उसका उनका प्रशिक्षण जरूरी है। अब किस तरह हम आगे बढ़े, उत्पादों का मार्केटिंग अगला स्टेप आता है। तो ये जो है, इसमें राष्ट्रीय स्तर पर आप अपने लेवल पे करिए, पर राष्ट्रीय स्तर पर ही तो नीति बनाने की जरूरत है। जैसे घरों में ज्यादा अब नहीं बची है, हम कह देते हैं हर खेत में गाय, हर घर में गाय, वो सिस्टम ही अब खराब कल हो गया है। कल हम लोग नीति विषय पे चर्चा कर रहे थे। मेरा नेटवर्क सही नहीं था, मैं जुड़ नहीं पाया। कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आए थे, ब्रिगेडियर साहब आप बताएंगे थोड़ा सा? जी, मैं बता देता हूँ संक्षेप में। सबसे पहले नीति की जरूरत है सुरक्षा, गाय के लिए सुरक्षा कानून। अ, इससे बहुत नुकसान होता है, और इसके लिए पूरे भारत देश में एक ही कानून बने कि गाय हत्या बिल्कुल बंद होगी किसी के रूप में। दूसरा आता है कि जो आप ऐसा है गाय और जिनको सेवा के लिए आपने गौशालाएं खोली है, जिसको आप आज असल में गौशाला मान रहे हैं, गौशाला नहीं है वो गाय सेवा केंद्र है। इन गाय सेवा केंद्रों में समाज की हिस्सेदारी से इन गायों का इनका गायों का जब तक ये जिंदा है, इनका पालन पोषण करा जाए। फिर आता है कि प्रशिक्षण कैसे दिया जाए, वो भी एक जरूरी है। स्वास्थ्य की सुविधा कैसे की जाए, ये तो गवर्नमेंट की कुछ उससे है। और उत्पादन का मार्केट वगैरह भी में भी कुछ बढ़ोतरी हो। गोबर और इसका इसका व्यापार भी तभी अच्छा लगेगा जब उसमें आप उनकी गुणवत्ता बढ़ाओगे। वरना गोबर का उत्पाद एक बार दो बार दे दोगे और उसकी गुणवत्ता नहीं बढ़ेगी तो वो रह जाएगा। और दूसरा बात यह है कि जो प्रकृति में भारतीय गोवंश में जो गोबर और गोमूत्र इतना अच्छा है, वो वहां की लोकल पृथ्वी के लिए बना है। उसको हम दुबई में इंपोर्ट ना करें, ऐसे भी पॉलिसी बने कि ये उसके लिए ज्यादा यूजफुल है, वहां बाहर जाके कोई काम आता नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा आज का कचरा प्रबंधन है। बायोगैस लगा लो या बायोलॉजिकल मटेरियल से, माइक्रोबायल से जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको दोबारा से अर्थ में कन्वर्ट किया जाए, इस पे कोई प्रवृत्ति बने, कोई प्रकृति बने। तो ये कुछ चीजें हैं जो नीति बनानी पड़ेगी। और उस नीति में सबसे पहला स्टेप जैसे कि बताया गया है कि ये होना चाहिए कि नस्ल सुधार। नस्ल सुधार का तो बड़ा काम है, जब जभी तो गुणवत्ता आएगी। आप उसको नस्ल को बिगाड़ोगे, विदेशी गाय से क्रॉस करोगे तो कैसे नस्ल सुधार में आएगी? वो टेम्परेरी लाभ है, उसकी लाइफ साइट कम हो जाती है। ये विदेशी गाय 6 साल जीती है और हमारी गाय 24 साल जीती थी। तो इस तरह का ये करना पड़ेगा। और हमें इसको ये सब मिला के, सब में गुणवत्ता के मिला के आगे चलना पड़ेगा। ये नीति तब बनानी पड़ेगी। और उसकी भी कोशिश कर रही है गवर्नमेंट ने भी, काफी कुछ दिया है, हेल्प करना चाह रही है। तो उसका भी फायदा उठा के और इसको आगे लगाना पड़ेगा। पर अभी जो है, ये जो हम देख रहे हैं कि ये जो गौशालाओं का गोबर का प्रोसेस करके इनका डिफरेंट प्रोडक्ट बना के, इससे जो हमारे जो मूल लोग हैं सहकारिता में, किसान,
किसान को इससे फायदा नहीं होगा। किसान को ये नए रूप से ये गोपालन करे, अगर गोपालन ही कर रहा है तो उसको फिर उसके गोबर और उसको अपनी खेती से जोड़े, सतत मतलब पृथ्वी का विकास इसके सेम रूप में लाते हुए स्थायी कृषि, इसको हम गोपालन या जो भी कहें, स्थायी कृषि। स्थायी कृषि का मतलब उसमें से आपने उत्पाद ले लिया, कुछ कमी आ गई, उसको साथ के साथ जोड़ दो, वो कृषि। और उसी तरह का गोपालन आगे जाए कि इनकी गुणवत्ता बनी रहे, तब आगे हमने कुछ बढ़ना पड़ेगा। धन्यवाद। जी धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब। मैं एक गाय। क्वेश्चन करना चाह रहा था ब्रिगेडियर जी से कि जी साल में कितनी फसलें लेनी चाहिए, कितना समय वो गाय के चारे के लिए छोड़ देना चाहिए खेत को। देखो, चारा का विकास मैंने बोला है। चारा का विकास कितनी फसल लेनी चाहिए, फसल तो अलग अलग के लिए है। अगर आप ये पूछना चाहें कि 1 एकड़ में कितनी गाय पाली जा सकती है, तो एक अलग विषय है। गाय का चारा 3 रूप में होता है। जो एक है उसकी घास या घास जैसे जो ग्रीन, जिसको कहते हैं हरा चारा। हरा चारा में कई कई चीजें केवल चारा की ही डेवलप हुई है, ज्वार है और काफी चीजें हैं। ये जो बरसीम है, लूसरन है, और आजकल एक नई चारा के लिए घास उत्पन्न की गई है जिसको नेपियर ग्रास कहते हैं। वो नेपियर ग्रास बहुत अच्छा चारा से उत्पन्न हो गया है, और उसको करीब करीब आप 1/3 लगा लीजिए। दूसरा, जैसे जैसे आपने गेहूं की फसल ले ली, जौ की फसल ले ली, उसके लिए जो उसके लिए आपके पास जो उसमें जो वो बच गया फालतू भूसा, वो करीबी 1/3 आ जाता है। और बाकी उसको कुछ कंसंट्रेट, ऐसा ताकत की चीज देनी पड़ती है, तो उसके लिए वो दूध के हिसाब से है। 2 किलो दूध पे 1 किलो आपको जो ना अनाज कह लीजिए या कंसंट्रेट कह लीजिए, उसका भी फिर 3 डिवीजन बनता है। ये अलग स्केल है। पर जनरली मैं ये कह सकता हूँ कि 1 एकड़ में 25 गाय हरा चारे के लिए सफिशियंट है, ठीक से किया जाए तो। जी। 1 एकड़ में 25 गायों का भरण हरा पोषण हो चारा हो सकता सकता है, हरा चारा हो सकता है। है। और वो हरा चारा, आजकल हरा सूखा चारा सूखा फिर आपको अलग से इंतजाम करना पड़ेगा, वो तो साल में स्टोर हो जाता है। हरा चारा टोटल डाइट का कितना परसेंट होना चाहिए आदर्श रूप से? करीब करीब 1/3 बोला ना मैंने। और सूखा चारा? सूखा चारा भी 1/3। अच्छा। और उसमें और कंसंट्रेट में वेट कम हो जाएगा, इस सूखा में वेट वो ज्यादा बोलस हो जाएगा। करीब 30 किलो मान के चल लीजिए। कितनी गाय है, वेरिएशन बहुत ज्यादा है, कोई बड़ी गाय है, कोई छोटी गाय है, पर करीब करीब वेट के हिसाब से 10 12 किलो सूखा चारा होगा। और ये 20 किलो के करीब करोगे, तब उसमें जो एक्चुअल उसमें प्रोटीन वगैरह है वो आएगा, क्योंकि इसमें तो पानी ज्यादा होता है हरे में। और हम्म, इसी तरह उस ज्यादातर हमने स्केल बनाया है कि 1 2 किलो आप उसमें कंसंट्रेट जो जिसको हम कहते हैं वो दे सकते हैं। लेकिन अगर वो दूध देने वाली गाय है तो 2 किलो पे 1 किलो जरूरी है। उसका प्रजनन भी ठीक होगा और वो भी ठीक हो। उसमें भी कई पोर्शन होते हैं, एक खल टाइप होता है, सरसों वगैरह प्रोटीन है, हम्म, एक होता है ग्रेन्स टाइप, और एक होता है छिलका टाइप। तो 1/3 है। और बाकी आजकल जमीन में गुणवत्ता कम हो गई है, तो मिनरल मिक्सर, नमक, ये सब जो वो तो अलग एक स्केल है, वो तो कैलकुलेट करके हो जाता है, एरिया वाइज है। किसी में कैल्शियम ज्यादा देना तो किसी में कुछ देना तो उसका तो स्केल जब पालन करेंगे तब बढ़ेंगे। पर बेसिक ये है कि हमने इसको उस गुणवत्ता में लाना है। गुणवत्ता में लाने के लिए नस्ल तो वो चाहिए ना, वो नस्ल बहुत कम है हमारे पास। हम्म, जी। बाकी स्वास्थ्य है, चारा है और प्रबंध है, ये सब चीजें तो जरूरी है। क्योंकि अभी देखो, गाय वैस खुली चरती थी, फिर बाद में सिस्टम प्रजनन में तो जरूरी है, नंदी साला जरूरी है, नंदी का उस टाइप का होना जरूरी है। अब सभी नस्ल के नहीं है, कोई उस नस्ल का नहीं बना रहता, उसको भी संरक्षण करना है। 2 इश्यू है नस्ल सुधार में। नंबर 1 संरक्षण, जरूरी नहीं है सारी गाय ही आपको इकोनॉमिक वायबल हो, पर उसको बचाना है। और नंबर 2 उसका तीनों आइटम में सुधार। किसी गाय ऐसी है जो गोबर उसका बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत सी गाय ऐसी हैं जिसका मूत्र मेडिसिन है, तो हम्म, वैसे ही मेडिसिन है। तो उनमें तीनों में सुधार करना है हमने, वो संवर्धन है।
कई लोग ये सोचते हैं संवर्धन का मतलब केवल दूध बढ़ाना नहीं, हम्म, सब में ही सुधार होने की जरूरत है। धन्यवाद। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब। गोपाल जी, अन्य साथी, अलका दीदी, दीपक अग्रवाल जी, जीवेश पांडे जी। जी नमस्कार। प्रतीक जी, हेलो। हम्म। धनंजय जी। हेलो अभिषेक जी। जी जी। देखिए, जो आज का विषय है तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे मन में 8 पॉइंट उभर रहे हैं, जो काफी इम्पोर्टेंट है। आपने पॉलिसी मैटर्स के ऊपर में क्या डिस्कशंस हुआ, ये आपने पूछा था। हम्म, तो मेरे विचार से पहला जो फैक्टर है वो नीतियां जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना है, वो है कि भारत जो है कॉमनवेल्थ का मेंबर है, और हमारा देश तथाकथित रूप से पावर पावर ऑफ एग्रीमेंट के तहत जो है, उस समझौते के तहत यहाँ सरकारें चल रही हैं। उस समझौते के तहत एक पर्टिकुलर टन प्रति वर्ष बीफ भेजना अनिवार्य है, एक बात। दूसरा पॉइंट है गौवध निषेध कानून सभी राज्यों में अनिवार्य। नहीं, ये जो ये हो नहीं आपने। सकता, ये हो नहीं। नहीं सकता इसलिए कि सभी राज्यों की अपने अपने कानून है। हम्म, हाँ, मैं पॉलिसी मैटर्स पे केवल चर्चा कर रहा हूँ, जी जी। केवल ओनली पॉलिसी। हाँ, उसके बाद है कि सरकारें इसलिए, केंद्र सरकार इसलिए इसमें हिंदुत्व की ठेकेदार बनने के बावजूद और वो धर्म की राजनीति करने के बावजूद इसको ऊपर में पॉलिसी इसलिए नहीं बनाना चाह रही है गौवध निषेध से संबंधित, क्योंकि इन्हें बीफ एक्सपोर्टरों से भारी मात्रा में चंदा मिल रहा है। उसके बाद चले आइए पंचगव्य जो हमारे उत्पाद हैं, उनकी गुणवत्ता और उनके प्रमाणीकरण के लिए जो है प्रॉपर अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया है। इसके लिए अलग से विश्वविद्यालय की मान्यता वगैरह अभी नहीं हो पाई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद आता है देसी गायों का नस्ल सुधार। इसके ऊपर में सरकार ने पिछली, चाहे जो भी सरकार हो, जिसने भी वो विदेशी नस्ल के गायों के साथ संकरित करके ये किया, वो तो कबाड़ा कर ही दिया देसी नस्लों का। लेकिन अभी भी सरकार इसके ऊपर में चेती नहीं है, जो इसमें करना चाहिए। और जब तक हम लोगों को चाहिए कि भाई हम लोग जो प्रॉपर एक प्रस्ताव जो है पशुपालन मंत्रालय को भेजना चाहिए, प्रधानमंत्री को भेजना चाहिए कि आप इसमें पॉलिसी मैटर्स में ये सब चेंजिंग करिए। इस तरह का हो रहा है। दूसरा है कि नाम है पशुपालन मंत्रालय और उसके अंतर्गत में है अपीडा, और अपीडा का काम क्या है, तो स्लाटर हाउस को सब्सिडी देना। इतना ग्रेट सरप्राइज की बातें हैं और हम लोग मूक दर्शक की तरह शांत बैठे पड़े हुए हैं। तो अपीडा को बिल्कुल पशुपालन मंत्रालय से अलग किए जाने की आवश्यकता है। अपीडा कैसे रहेगा पार्ट पशुपालन मंत्रालय का? पशुपालन कैसे कर रहे हैं आप जो अपीडा को आप रखे हुए हैं? आप स्लाटर को जब उसमें सब्सिडी दे रहे हैं तो फिर पशुपालन मंत्रालय का कैसे पार्ट हो सकता है? ये एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर रहे हैं, कर्तव्य पथ कर रहे हैं, लोक कल्याण पथ कर रहे हैं। तो वो नाम बदलने के लिए है दिमाग, और ये चीज बदलने के लिए दिमाग नहीं है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। उसके बाद चले आइए पॉलिसी मैटर्स पे, तो डेयरी के नाम पर बड़ा खेल का हो रहा है, पर्दाफाश उसका होना चाहिए। क्योंकि प्रति वर्ष दुग्ध उत्पादन की जो मात्रा है, मदर डेयरी का हो, चाहे अमूल का हो या पारस का हो या उस तरह की और भी जो कंपनियां हैं, तो वो जो प्रमुख दुग्ध सहकारी समिति है उसके द्वारा प्रति वर्ष कितना दूध विक्रय किया जाता है वो आप देखिए, और कितना वो उत्पादन करती है, दूध कलेक्ट करती है, उस मात्रा को देखिए, आपको भारी अंतर समझ में आ जाएगा। उसमें क्या कर रहे हैं ये लोग पास्चुराइजेशन के नाम पर? तो देसी गाय, दुगली गाय, भैंस, ये तीनों के दूध को ये मिला रहे हैं। तो ये तो दुग्ध का जो मूल स्वरूप है उसकी विशेषता ही खत्म हो कर रहे हैं ये। तो ये कैसे कानूनन रूप से जायज हो सकता है, जबकि हम लोग जानते हैं कि हाँ, देसी गाय का जो दूध है उसकी क्वालिटी अलग होती है, उसकी गुणवत्ता अलग है, वो सब सर्वोत्तम है। और उसको आप भैंस के साथ या दुगली गाय के साथ आप मिला करके अन्याय नहीं कर रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं? क्या तो हम लोगों की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हमारे डॉक्टर राजाराम यादव जी हैं, तो इन पॉलिसी मैटर्स के ऊपर में सबसे पहले उनको लिखना चाहिए
और सरकार के ऊपर में प्रेशर ग्रुप बना करके उसको ज्ञापन देना चाहिए। नहीं करेगा तो उसके बाद फिर हम लोग अपना अपना जन दबाव कैसे बनाएंगे उसके ऊपर में सोचेंगे। लेकिन पहले लिखने का तो काम करें। हम तो इसके विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन हमारे जो है गार्जियन स्वरूप जो है डॉक्टर राजा राम यादव जी, उनके पास सारा अनुभव है, तो उनके माध्यम से इस टॉपिक के ऊपर में विशेष रूप से लेखन का कार्य होना चाहिए। उसके बाद आता है गौचारण भूमि पर अतिक्रमण। तो इसके ऊपर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ग्राम सभा की जो भूमि है उसका 5% भूमि जो है गौचारण भूमि के रूप में आरक्षित होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था लगभग 2011 में। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन ही राज्य सरकारें नहीं कर रही है। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है और इसके ऊपर में PIL लगाने की आवश्यकता है। ये भी पॉलिसी मैटर्स है। और उसके बाद आता है सबसे लास्ट में 8वां पॉइंट कि सरकार के नियमानुसार अभी भी एक गाय के मेंटेनेंस के लिए जो अनुदान दिया जाता है गौशाला को या पशुशाला को, तो वो मात्र 30 रुपए का अनुदान है, जो बिल्कुल बेमानी है। 30 रुपए में आप मेंटेनेंस कर ही नहीं सकते, कम से कम 100 रुपए की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूं ये 8 जो पॉइंट है, इस पर हम लोगों को पहले आपस में डिस्कशन करना चाहिए। मैं तो एक मात्र आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। आई एम नॉट ए परफेक्ट मैन राइट नाउ, लेकिन हाँ, जो मुझे चीजें समझ में आई मैं लिख रहा था, उसको कलेक्ट करके मैंने आपके सामने में साझा करने का प्रयास किया है। धन्यवाद। बहुत अच्छा गोपाल जी, बिल्कुल आपने सही पंच उठाया है। आप गोविंदाचार्य जी के साथ हैं, मैं भी उनके साथ 15 साल से हूँ। ये पॉइंट उठाए भी गए हैं और कई बार लिखे भी गए हैं, बिल्कुल। और आपको जानते ही हैं कि गौ संरक्षण देशव्यापी एक कानून बने, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा है। तो ठीक बात है आपकी, इसको लगातार लगाते ही रहना चाहिए। बहुत धन्यवाद, आपने अच्छे पॉइंट उठाए। धन्यवाद। और कोई साथी कोई विचार रखना चाहता हो? अलका दीदी, दीपक अग्रवाल जी, कोई भी साथी? रंजय जी, जीवेश पांडे जी, प्रतीक जी, सुमेर सिंह राजावत जी। सुमेर सिंह राजावत जी, ललित पंत जी, हाँ जी जी, जी लो ललित यदि जी आप से बात कर लो। श्री जी भी यही है। जी जी सब्जेक्ट से हटके बोल लूं क्या सब? बोल दीजिए अब। आज यहाँ बालाजी में एक नया गुरुकुल चला है सब, जी बालाजी गुरुकुल के नाम से, जिसमें काफी लंबा समय तक श्री जी ललित जी हम सब साथ साथ रहे। अच्छा अच्छा, हाँ बताया था आप, जी हमारी मीटिंग में जुड़े हुए थे अपने। हाँ जी, हाँ जी। जी, तो आज का जो विषय था वो था गाय का धार्मिक आध्यात्मिक महत्व। हमारे धार्मिक आध्यात्मिक साहित्य के अनुसार, भारतीय साहित्य के अनुसार, और में जैन और बुद्ध और सिख, जितने भी हमारे और दूसरे वो हैं, उनका भी साहित्य लिया गया है। और सभी जगह से क्या क्या गाय के बारे में लिखा गया है, क्या क्या कहा गया है, उन पर चर्चा हो रही है। और साथ ही साथ जो कल का विषय था उस पर भी थोड़ी बात हो रही है, कौन से नीतिगत सुधार हमें करने होंगे जिससे कि गाय की स्थिति सुधरे और गौ आधारित अर्थव्यवस्था पुनः बन सके, गौ आधारित व्यवस्था पुनः स्थापित हो सके। तो आप इस पे कुछ अगर बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो कह सकते अभिषेक हैं। जी, गोपाल। हाँ अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी जी एक्चुअली आज मैं रामलीला ग्राउंड में गया था, तो अपने वर्धा वाले ग्रुप में जो एक अपने साथी थे ना, विवेकानंद मथने, हम्म। विवेकानंद मथने जी ये किसानों के बड़े लीडर हैं। रामलीला, रामलीला ग्राउंड में कौन सा कार्यक्रम था आज? वोट चोरी का। नहीं, ये किसने ऑर्गेनाइज किया था?
कांग्रेस का था। अच्छा, तो तो वहां पे उसमें हमारी मुलाकात जो है हाँ विवेकानंद मथने जी से हुई। अपनी जी टीम के चूंकि थे तो उन्होंने देखा मुझे, तो हाँ उन्होंने फिर उनसे बातचीत हुई। तो हम्म, उनके साथ एक सज्जन थे, उनका नाम है विपिन कुमार त्रिपाठी, हम्म, और वो सद्भाव मिशन चलाते हैं दिल्ली में। 2016 सर्वोदय इनक्लेव में उनका आवास है। उन्होंने हाँ एक पर्चा बांटा। वो हाँ पर्चा में एक कविता लिखा हुआ है, उसका चंद लाइन सुनाना चाहता हूँ जो किसान पे है। हम्म, उसमें दूध का भी जिक्र है। तो हम्म, अगर आप इजाजत दे तो मैं आपको सुना दूं। हम्म, छोटा सा है। हम्म, किसान है, जमीन तोड़ के सोना उगाने वाले हैं, अनाज और दूध की नदियां बहाने वाले हैं, सड़क पे बैठे हैं ठंडी की सर्द रातों में, हुकूमतों के ये सर को झुकाने वाले हैं। कभी तो भोर भी होगी स्याह रातों की, ये ऐसी भोर का सूरज उगाने वाले हैं। झगड़ रहे हैं यहाँ लोग जाति और धर्मों में, ये उनमें प्यार का रिश्ता बनाने वाले हैं। सितमगरों ने झुका दी रीढ़ लोगों की, ये उनकी रीढ़ को सीधा बनाने वाले हैं। बस इतना सा था। धन्यवाद। धन्यवाद। और कोई साथी कुछ कहना चाहेगा, कुछ विचार आज के विषय पे? क्योंकि देखिए, क्या है कि जब भी हमें कोई भी व्यवस्था सुधारनी होती है तो सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था सुधारी जाती है। क्योंकि अगर हम सामाजिक की सोच बदलने में कामयाब हो जाते हैं, समाज की सोच बदल जाती है, तो सरकार स्वयं से बदल जाती है। सरकार क्या है भाई? सरकार वही है जो समाज है। समाज अगर चाह ले कि हमें ये नहीं करना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं वो करना है, या हमें ये सरकार ही बदल देनी, तो क्या सरकार रह सकती है? नहीं रह सकती। तो जो सरकार होती है वो समाज का ही समुच्चय होती है, उसी का एक हिस्सा होती है। समाज की सोच कैसे बदले? समाज की सोच को बदलने के लिए वो सारे तत्व, वो सारी बातें जो हमारी सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा रही हैं, जो आवश्यक हैं, जो उसके स्वास्थ्य, जो उसके भविष्य, अच्छे भविष्य, जो उसके अच्छे स्वास्थ्य, जो उसके जो अनुसार जो एक आदर्श समाज है उसको बनाने के लिए आवश्यक है, वो सारी चीजें अगर उसको दिखाई देने लगती हैं तो जो समाज है वो स्वयं से ही उन चीजों को आत्मसात कर लेता है, उसको आगे बढ़ाने लगता है। गाय को लेके ऐसी कोई दुविधा नहीं है, सभी का मत है, सभी जानते हैं कि गाय जो है उसके बहुत फायदे हैं। और गौ आधारित व्यवस्था, गौ आधारित कृषि, गौ आधारित अर्थव्यवस्था के भी बहुत फायदे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये काम नहीं हो पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये बात माननी पड़ेगी कि हमारा समाज उतना जागरूक नहीं है, या फिर उसको ये सब चीजें नहीं पता हैं, या कहीं ना कहीं वो एक उदासीनता का भाव है। और अगर वो उदासीनता का भाव है और ये चीजें महत्वपूर्ण हैं, तो फिर हमको उस उदासीनता के भाव से समाज को निकाल करके और समाज को सक्रिय करना होगा, जिससे कि गाय की स्थिति अच्छी हो, गाय के पक्ष में ये गाय सुरक्षा कानून बने, गौचरण भूमि पे जो सुप्रीम कोर्ट का 5% भूमि को फ्री करने का आदेश है उसका समुचित पालन हो, सीएसआर का पैसा गौशाला को भी मिले, और नस्ल सुधार भी हो, संवर्धन भी हो, गौचारण भूमि भी हो, बायोगैस पॉलिसी भी बने। और जो हमारा गाय का जो धार्मिक आध्यात्मिक पक्ष रहा है, जो एक बहुत पुराना इतिहास और बहुत पुराना हमारा सांस्कृतिक और सांस्कृतिक जुड़ाव रहा है मनुष्य और गाय का, तो उसको और आगे बढ़ाया जा सके और उसको बेहतर किया जा सके। बाहर से दुग्ध उत्पादन, मतलब दुग्ध पाउडर होता है, दूध पाउडर होता है, और जो घी फैट होता है, तो ये लोग कंपनियां इंपोर्ट करती हैं। जो गोपाल जी डिफरेंस की बात कर रहे थे, तो वो ऐसे डिफरेंस वो दिखाती हैं कि वहां से हमने इंपोर्ट किया, ये इतना पाउडर इंपोर्ट किया, इतना ये इंपोर्ट किया। ये भी बयान होना चाहिए ताकि यहाँ पे जो हमारे
मतलब रोजगार के संभावनाएं बढ़ सकें, रोजगार के अवसर बढ़ सकें, लोग ज्यादा दुग्ध पालन गाय से दुग्ध पालन करेंगे और अवसर बनेंगे तो लोगों को रोजगार ज्यादा रहेगा। तो इस तरह से ये सारी चीजें हैं। और सारे उनके पुराने वेद से लेके और ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यों, उपनिषदों, फिर इसके बाद धर्मशास्त्रों और महाकाव्यों और पुराण, फिर इसके बाद जितने भी ग्रंथ थे, संहिताओं तक, सारे जितने भी संदर्भ हैं वो सब बताने की प्रयास किया गया। तो जितनी जानकारी होगी और हम उसको एक दूसरे तक पहुंचाएंगे और दूसरों को बताएंगे तो उतना ही समाज में चेतना आएगी, उतना ही अच्छा होगा समाज के लिए। बाकी समय तो हो चुका है अपना। कोई भी साथी का अगर कोई अंतिम विषय या प्रश्न बचा हो तो वो बात रख सकता है, नहीं तो मैं आग्रह करूंगा अलका दीदी से कि वो कार्यक्रम का समापन करें आके। अलका दीदी या सुमेर सिंह जी, जो भी सुन पा रहे हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा सेशन चला। और अभी मुझे तो लगता है कि जो हम हमारे हाथ में है उतना ही कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रत्यक्ष क्या होने वाला है उसका भी विचार करना पड़ेगा। क्योंकि सतयुग में ऐसा भी देखा जाए तो सभी लोग तो नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि सतयुग फिर से नए कल्प की शुरुआत है। और उसमें सिर्फ उसकी शुरुआत तो बहुत कम लोगों से होती है। आई डोंट नो कितने लोगों से होगी, लेकिन फिर बहुत कम लोगों से, इसलिए सुबत्ता होगी, इसलिए सब कुछ अच्छा होगा। और धीरे धीरे वो वृक्ष बढ़ता जाएगा। सतयुग त्रेता के अंत में ऐसा कहा जाता है कि 33 करोड़ संख्या होगी। 33 करोड़ देवी देवता कहते हैं। और उसके बाद फिर दूसरे इसमें सतयुग त्रेता के बाद अदर हाफ में बाकी सब आएंगे, सभी धर्म आएंगे। और ऐसा बढ़ते बढ़ते कलयुग तक 800 करोड़ तक हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि सभी लोग तो हमारा नहीं मानेंगे। जो 33 करोड़ है वो भी हम, अगर उनको भी हम कन्विंस कर सकेंगे तो भी बहुत ही हैव अचीव्ड अ लॉट, ऐसा मुझे लगता है। और वो हो जाएगा, क्योंकि ये ये तो चक्र है। और वर्षों से, सदियों से, करोड़, ये तो चलता ही रहता है। जैसा कि आत्माएं आती है, जाती है, फिर से आती है, ऐसे चक्र भी ऐसे ही चलते ही रहते हैं। और हमारा अभी उद्देश्य क्या है कि पूरे 140 करोड़ लोग नहीं मानेंगे। और इसलिए ही तो अंत में होने ही वाली है लड़ाई, तो होने ही वाली। और उसमें भी बहुत सारे लोगों की संख्या कम ही होएगी, क्योंकि सतयुग आने वाला है। और ये जो पार्ट है ये बिफोर सतयुग का है, जहां हमें लड़ाई करनी है अपने धर्म की, अपने राष्ट्र की रक्षा करने के लिए। और गो रक्षण, फिर लेकिन सतयुग तो आना ही है। तो मुझे लगता है कि हमें अपने प्रयत्न, जैसे कि ये महाभारत लड़ाई हमें लड़नी ही पड़ेगी, और वो हम लड़ते हैं। और दूसरी शिक्षा, हमारा जो शिक्षण पद्धति करती है, वो सभी हम नए सतयुग की ही तैयारी हो रही है। फिर से भी अच्छा हो जाएगा और सृष्टि चक्र चलता रहेगा। सो जो भी होता है वो अच्छा ही होगा। हमें डरने की जरूरत नहीं है। और
अपना काम करना है, बस अपना कर्तव्य करना है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद अलका दीदी। और आपने बहुत कम शब्दों में बहुत गहरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात सभी को रखी। युग परिवर्तन नियम है, और उस नियम में हम सभी बने हुए हैं। समाज में कुरीतियां, गंदगी, व्यभिचार बहुत बढ़ गया है, और युग परिवर्तन होना अवश्य संभावी है। तो इसलिए ये होगा ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल फिर हम लोग मिलेंगे। कल हमारा उत्पादन विषय को लेकर चर्चा होगी, और एक महत्वपूर्ण वक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। कल हम मिलते हैं 8:15 बजे। सभी को शुभ रात्रि। अगर कोई साथी और बात करना चाहते हैं तो अभी रिकॉर्डिंग ऑफ